डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर के ऑलमोस्ट तमाम ग्रुप्स का रिजल्ट आ चुका है। कुछ एक दो ग्रुप्स अभी भी ऐसे हैं जो कि बाकी हैं और उनका रिजल्ट भी बहुत जल्द एक्सपेक्टेड है। रिसेंटली कंप्यूटर साइंस का यानी कि साइंस जनरल का रिजल्ट आया है, जिसका हम सब बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब इस रिजल्ट के आने के बाद मैं आज आपसे फर्स्ट ईयर के रिजल्ट का एक एनालिसिस डिस्कस करूंगा। और क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक के जितने स्टूडेंट्स हैं उन सब के लिए वाला एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। खास तौर पर वो बच्चे जो अभी फर्स्ट ईयर में मौजूद हैं और वो बच्चे जो अभी करंटली सेकेंड ईयर में मौजूद हैं जिनका अभी रिजल्ट आया है, उनके लिए आज का ये एनालिसिस जो बहुत ब्रीफ से एनालिसिस है बहुत ज़्यादा यकीनन फ़ायदेमंद होगा। मैं अक्सर जब क्लासेस में पढ़ाता हूँ तो मैं स्टूडेंट से ये बात डिस्कस करता हूँ कि जब पेपर आप देने जा रहे हो तो पेपर देने के बाद जब एग्जामिनेशन हॉल से निकलो तो कभी भी रिजल्ट को डिस्कस मत करो। कभी भी अपने पेपर को डिस्कस मत करो। नेवर डिस्कस द पेपर आफ्टर द पेपर। उसकी दो तीन वजूहात हैं जो मैं समझता हूँ। पहली बात तो ये है कि अगर आपका पेपर अच्छा हुआ होगा तो आप बहुत ज़्यादा उससे एन मुमकिन है कि आप उससे बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाएं। ये भी हो सकता है कि आप जो है पेपर एक पेपर अच्छा हो जाने के बाद अगले पेपर की उस तरह से तैयारी ही ना कर पाएं, एक बबल में ट्रैप हो जाए। बहुत ज़्यादा अगर आपका पेपर अच्छा हो जाए एज पर अबव द एक्सपेक्टेशंस हो जाए तो फिर क्योंकि आप ओवरऑल एक नर्वसनेस और कंफ्यूजन का ही शिकार होते हैं उस पर्टिकुलर सिनेरियो उस टाइम पीरियड के अंदर। तो ये देखा गया है, अक्सर बच्चे अगले पेपर के अंदर उतनी मेहनत नहीं कर पाते और जिसकी वजह यह है कि अगला पेपर फिर कंपैरेटिवली थोड़ा सा हल्का चला जाता है। दूसरी बात यह है कि अगर तो आपका पेपर आपकी एक्सपेक्टेशन से हल्का गया होगा और आप उसको डिस्कस करने बैठ गए और आपने अगर उसको डिस्कस किया और आपको पता चला कि मेरा ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, ये भी गलत हुआ, तो उसके बाद आप अगले पेपर के लिए वैसे ही बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार पता नहीं ये इतना खराब हुआ है तो अगला कैसा होगा। तो ये एक रूल है जो कि मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि आप जब पेपर के सिनेरियो में हो ना, वो जो हफ्ता 10 दिन आपके पेपर हो रहे होते हैं उसमें पेपर देने के बाद अपने फ्रेंड से पेपर को डिस्कस ना करें। पहले तमाम एग्जाम्स को गुजरने दें और उसके बाद उसके ऊपर आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं और अपनी आगे के लिए स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। आज हम रिजल्ट को डिस्कस करने बैठे हैं और मैं आपको ऑब्जर्वेशन से बताऊं तो पिछले कुछ सालों में फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में एडमिशन्स का जो ट्रेंड है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस में जो एडमिशन्स का ग्राफ है वो एक्सपोनेंशियली ग्रो किया है। एक बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स ने कंप्यूटर साइंस या साइंस जर्नल का रुख किया है क्योंकि स्टूडेंट्स को एक बात ये समझ आ गई कि कंप्यूटर कंपैरेटिवली एक आसान सब्जेक्ट है, कि स्कोरिंग सब्जेक्ट है। और दूसरी बात यह है कि आगे भी उनके लिए अगर उन्हें मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में नहीं जाना, मेडिकल फील्ड में नहीं जाना, तो कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करने के बाद भी उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस खुले होते हैं। इवन के अब तो इंजीनियरिंग तक के ऑप्शंस उनके पास खुल गए हैं जो आज से कुछ अरसे पहले तक बंद थे। आज से कुछ अरसे पहले तक अगर आपने कंप्यूटर साइंस ऑप्ट नहीं, अगर आपने प्री इंजीनियरिंग ऑप्ट नहीं की होती थी तो आप आगे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इस तरह की फील्ड में नहीं जा पाते थे। लेकिन अब क्योंकि आप कंप्यूटर साइंस ऑप्ट करके भी आगे जा सकते हैं तो कंप्यूटर साइंस में स्टूडेंट्स का ये जो एडमिशन का ग्राफ है इस वजह से तेजी से ऊपर की तरफ राइज कर रहा है। अच्छा, हमने अभी जो प्रीवियसली पेपर्स हुए उनको जो ऑब्जर्व किया उसमें हमने ये देखा कि भाई एक तो मॉडल पेपर आया था पिछले साल और मॉडल पेपर के हिसाब से अगर हम एनुअल पेपर्स को कंपेयर करें तो कोई बहुत ज़्यादा टफ नहीं थे, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। उसके बावजूद अगर आप एक जनरल क्लास की ऑब्जर्वेशन लें तो आपको यही स्टेटिस्टिक्स देखने को मिलेंगी कि क्लास के अंदर अक्सर जो बच्चे हैं, अगर अगर आप अपने दोस्तों से पूछें, मैं सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ जो अभी सेकेंड ईयर में, अगर वो अपनी क्लास में एक नज़र दौड़ाएं तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्या स्टेटिस्टिक्स हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जो कि A1 ग्रेड्स हैं, A1 ग्रेडर्स हैं, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनका A ग्रेड आया है। और आपको ये बात पता चलेगी कि जो अक्सर स्टूडेंट्स हैं वो आप ये देखेंगे कि एवरेज या बिलो एवरेज रिजल्ट्स के साथ ही मौजूद हैं। बहुत ही कुछ एक्सेप्शंस होती हैं हर क्लास में कि जो ए ग्रेड्स हों, और A1 ग्रेडर्स तो बहुत ही ज़्यादा रेयर केस होते हैं। इससे ना सबसे पहली बात तो आप ये समझें कि ये रिजल्ट हमें ये सिखाता है और ये बात बहुत अच्छी तरह वाजे करता है क्लास 11 के स्टूडेंट्स के लिए भी जो अभी 11 में मौजूद हैं और क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए भी, कि देखें ये एक वेकअप कॉल है। 11 वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये एक वेकअप कॉल है ही, 12 वाले स्टूडेंट्स के लिए भी एक वेकअप कॉल है। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये भाई, जो बच्चे क्लास 12 में हैं, बेटा आपका जो एक बॉल आपने खेलनी थी वो खेल ली। अब आपका इन द वर्स्ट केस मैं कहता हूं कि कोई पेपर रुक गया होगा, ठीक है, इन द वर्स्ट केस अगर कुछ हो तो आपका पेपर रुक गया होगा, तो उसको भी अभी आप 12 के पेपर्स के साथ मैनेज करके लेके चल सकते हैं।
ये क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए मेरी एडवाइस है कि अगर आपका रिजल्ट आपकी एक्सपेक्टेशन से कम आया है, ठीक है, इन द वर्ड्स केस आपका कोई पेपर भी रुक गया, तो आप उसको क्लास 12 में एफर्ट्स पुट करके अपना साथ साथ रिजल्ट को इम्प्रूव भी कर सकते हो और अपने पेपर को क्लियर भी कर सकते हो। कोशिश ये करना कि क्लास 12 में कोई पेपर ना रुके, कोशिश ये करना कि क्लास 12 का रिजल्ट खराब ना हो। अगर क्लास 12 का तुम्हारा रिजल्ट खराब होगा तो फिर तुम्हें थोड़ा सा ब्रेक लेना पड़ेगा, फिर तुम्हें इम्प्रूवमेंट की तरफ या सप्ली की तरफ जाना पड़ेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा जो पूरा एकेडमिक सेशन है वो डिले हो जाएगा। जो तुम अभी टाइम टू टाइम 9 से लेके 12 तक पहुंचे हो 4 साल के अंदर, अगर तुम्हारा 12 का रिजल्ट खराब हुआ तो फिर आगे यूनिवर्सिटी एडमिशन में तुम्हें बहुत ज्यादा हर्डल्स देखने को मिलेंगी कि मैं क्लास 12 के स्टूडेंट से अभी मुखातिब हूँ। 11 में जो होना था हो गया, और 11 में आने वाली जितनी भी आप ये कहो कि प्रॉब्लम्स थी उनको तुम 12 में रिजॉल्व कर सकते हो। इन द वर्स्ट केस तुम्हारा एक पेपर रुका होगा, इन द वर्स्ट केस दो पेपर रुके होंगे, उनको भी तुम इसके साथ साथ मैनेज कर सकते हो। मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को भी देखा है जिनके तीन तीन पेपर रुके क्लास 11 के, लेकिन उन्होंने क्लास 12 में बहुत आउटस्टैंडिंग एफर्ट्स की और क्लास 12 की परसेंटेज को भी इंप्रूव किया, और उन दो तीन पेपर्स को भी उन्होंने 11 के अच्छे नंबर से पास किया। और ये पास कर लेने के बाद उनका उनका कोई उनका यूनिवर्सिटी में भी टाइमली एडमिशन हो गया, यानी उनको कोई एडिशनली वेट नहीं करना पड़ा अपने नए रिजल्ट के लिए। लेकिन अगर तुम्हारा क्लास 12 का रिजल्ट खराब होता है तो फिर तुम्हें सप्लीमेंट्री देने में और फिर उसका रिजल्ट आने में बहुत टाइम लग जाएगा, यानी तुम्हारा तकरीबन 1 साल जाया हो जाएगा इस पूरे चक्कर के अंदर। अच्छा, जो बच्चे अभी क्लास 11 में हैं उनके लिए मेरी एडवाइस ये है कि आप इन स्टेटिस्टिक्स से अच्छी तरह ये बात समझ लें कि जो आपसे प्रीवियस स्टूडेंट्स के साथ हुआ है आपके साथ भी यही होना है। अगर आप क्लास में नजर दौड़ाएंगे तो आपको नजर आएगा कि कुछ बच्चे पढ़ने वाले हैं, कुछ बच्चे नहीं पढ़ने वाले, और अक्सरियत आपको उन स्टूडेंट्स की मिलेगी जो डिस्ट्रैक्टेड है। बेटा, जब भी आप ये देखें कि सब लोग डिस्ट्रैक्टेड हैं तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा मौका है कि आप उस वक्त जीत सकते हैं, उस वक्त आप बाजी ले जा सकते हैं। अगर आप क्लास 11 के स्टूडेंट्स को मैं क्लास 11 को स्टूडेंट्स को देखता हूं जब, तो अक्सर स्टूडेंट मुझे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नज़र आते हैं। कोई क्लियर पाथ नज़र नहीं आता, कोई उनका आगे मोटिव नज़र नहीं आता कि उन्होंने आगे किस ट्रैक की तरफ जाना है। स्टूडेंट्स को 11 क्लास में आने के बावजूद भी ये नहीं पता होता कि मैंने किस यूनिवर्सिटी की तरफ जाना है, मैंने आगे कौन सी फील्ड ऑप्ट करनी है, मेरा प्लान ए क्या है, मेरा प्लान बी क्या है। तो स्टूडेंट्स इस चीज़ से बिल्कुल नाबलद होते हैं। तो मैं क्लास 11 के तमाम स्टूडेंट्स से जो ये वीडियो सुन रहे हैं जहाँ कहीं भी, उन्हें मैं यही एडवाइस करूंगा कि देखो, क्लास 9 और 10 में जो होना था हो चुका। अगर तुम्हारी परसेंटेज अच्छी आई तो भी बहुत अच्छा है, अगर परसेंटेज तुम्हारी एवरेज आई तो जो आनी थी वो आ चुकी। क्लास 9 और 10 की किसी भी चीज का, किसी भी रिजल्ट का क्लास 11 के रिजल्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तुम्हें क्लास 11 में अपनी मेहनत को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा, तब जाकर तुम्हारी वो परसेंटेज आएगी जो 9 10 में आई है। मैं अक्सर स्टूडेंट से क्लास में कहता हूं कि अगर तुम्हारी 10 क्लास में मिसाल के तौर पे 80% आई है, तो ये 80% फर्स्ट ईयर में लाने के लिए तुम्हें डबल मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके क्लास 11 में तुम्हारी 80% या 70% आएगी। उसकी वजह बिल्कुल सामने है। आपको पता है कि क्लास 11 का कोर्स बहुत बड़ा है। फिर कोर्स जो है वो एक तरह से आप ये कहें कि ओपन एंडेड किस्म का कोर्स है, इतनी सारी चीजें हैं, और फिर उसका डिफिकल्टी लेवल भी क्लास 9 10 के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। तो आपको अपनी एफर्ट्स क्लास 11 के अंदर थोड़ा सिस्टमेटिक वे से लेके चलनी पड़ेंगी। और क्योंकि अभी आप पेपर से अभी भी आपके पास टाइम है कि आप अपने पेपर्स की अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं, तो काइंडली मेक श्योर करें कि हर सब्जेक्ट को आप इक्वल इंपॉर्टेंस दें। किसी भी सब्जेक्ट को निग्लेक्ट ना करें, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, इस्लामियात हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है, हर सब्जेक्ट की अपनी एक वैल्यू है। जिस तरह फिजिक्स का पेपर अगर 85 मार्क्स का है तो उर्दू का पेपर 100 नंबर का है। अगर आप फिजिक्स के पेपर में अच्छे नंबर ले लो, उर्दू में कम लो, तो आपका रिजल्ट डाउन हो सकता है। तो क्लास 11 के तमाम स्टूडेंट्स को यही मेरा मशवरा है, यही एडवाइस है कि बेटा, आपके पास अभी एक ब्लैंक पेपर है जिस पे आप अपना रिजल्ट लिख सकते हो। तो अपने फ्यूचर को देखते हुए और अपने आगे कैरियर गोल्स को मद्देनजर रखते हुए क्लास 11 में अपनी इतनी एफर्ट्स को पुट करो कि जब आप क्लास 12 में पहुंचो और आपके सामने रिजल्ट आए तो आप किसी भी हवाले से रिग्रेट ना कर रहे हो कि मैं मेहनत कर सकता था और मैंने नहीं की। जब मैं जब मैं 12 के बच्चों से पूछता हूँ जिनका रिजल्ट आ चुका होता है 11 का, कि भाई क्या आप और मेहनत कर सकते थे, तो आप यकीन करें क्लास में 99% बच्चों का यही जवाब होता है कि जी सर, मैं मेहनत कर सकता था और, लेकिन मैंने की नहीं। मेरे अंदर सर पोटेंशियल तो था। तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा 11 वाले बच्चों को भी और 12 वाले बच्चों को भी, बेटा, कि अब जो पेपर्स तुम देने जा रहे हो, चाहे वो 11 के हैं चाहे वो 12 के हैं,
ये पेपर्स तुम्हारी एकेडमिक लाइफ में, तुम्हारी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़ी अहमियत के हामिल हैं। तो इसमें अपनी इतनी एफर्ट्स को पुट कर दो कि तुम्हें आगे इस बात का कभी रिग्रेट ना रहे कि मैं ये एफर्ट कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की, मैंने दोस्तों की वजह से, मैंने डिस्ट्रैक्शंस की वजह से, मैंने सोशल मीडिया की वजह से कोई चीज कहीं नहीं भागी जा रही। ठीक है, आप अपनी एफर्ट्स को टाइमली अभी पुट इन कर दें। ये जो 2-3 महीने अभी आपके पास बचे हुए हैं, इसमें अगर आप अपनी एफर्ट्स को सिस्टमेटिक तरीके से पुट करते हैं, लॉजिकल तरीके से पुट करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि आपको आपका जो रिजल्ट है वो कहाँ से कहाँ चला जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं साथ साथ क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स को भी एक बात वाजे तौर पर बताना चाहता हूँ। देखो बेटा, आप अभी चाहे 9 में हो या चाहे 10 में हो, आप कितना भी अपने फ्रेंड से, अपने बड़े भाई बहनों से, अपने मदर फादर से सुन लो कि 11-12 ऐसी होती है, 11 में इतनी मेहनत करनी होती है, 12 में इतनी करनी होती है, उसके बावजूद भी चाहते हुए या ना चाहते हुए तुम्हें बात अभी समझ नहीं आएगी। तुम 9-10 में हो, तुम्हारा अभी वो एक्सपोजर ही नहीं है उस कोर्स के साथ कि वो कोर्स क्या है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटी लेवल क्या है। लेकिन जैसे ही तुम क्लास 11 में आओगे तो शुरू के 2-3 चैप्टर पढ़ के ही तुम्हें समझ आ जाएगा कि ये गेम क्या है। इसमें तुम्हें बहुत ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है, तब जाकर तुम कोई चीज 11 और 12 में अचीव कर सकते हो, अच्छा रिजल्ट तभी अचीव कर सकते हो। तो मैं 9 और 10 के तमाम स्टूडेंट से ये कहूंगा कि आप अभी अपने बोर्ड एग्जाम्स में आप ये समझें कि अभी आप फाउंडेशन ईयर के अंदर हैं, और अभी आपको लाजमी अपने फाउंडेशंस पे, अपने कॉन्सेप्ट्स पे काम करना है। अगर आप क्लास 9 में हैं और काइनेमेटिक्स में आपको रेस्ट, मोशन, मोशन की टाइप्स और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तमाम चीज़ें क्लियर नहीं है, तो काइंडली इसको क्लियर करें, इन कॉन्सेप्ट्स को समझें। अगर आप मैथ्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स में फैक्टराइजेशन आपको नहीं आती, मैट्रिसेस सॉल्व करने नहीं आते, एडजॉइंट निकालना नहीं आता, तो ये तमाम चीज़ें आपको 11 क्लास और 12 क्लास में लाकर प्रॉब्लम करेंगी। मैं क्लास 9 और 10 के स्टूडेंट्स को आखिरी एडवाइस ये देना चाहूंगा कि बेटा, जब आप 11 और 12 में आते हैं ना, तो आप यकीन करें कि 99% टीचर्स जो 11 और 12 को पढ़ा रहे हैं, वो इस बात की फिक्र करते ही नहीं है कि आपने 9 और 10 में टॉपिक पढ़ा है या नहीं पढ़ा। वो ये अज्यूम करते हैं कि आपने 9 और 10 में टॉपिक पढ़ा है। मिसाल के तौर पे, अगर कोई टीचर फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर की मैथ्स पढ़ा रहा है बेटा, तो वो ये बात अज्यूम करेगा, और बिल्कुल सही है अगर वो ये बात अज्यूम कर रहा है। तो अगर आप 9 और 10 पास करके आए हैं, इसका मतलब आपको वो चीजें आनी चाहिए। तो क्लास 11 और क्लास 12 को अगर कोई टीचर मैथ्स पढ़ा रहा है, तो वो ये अज्यूम बिल्कुल कर सकता है कि आपको फ्रैक्शन सॉल्व करने आते हैं। वो आपसे ये बिल्कुल एक्सपेक्ट कर सकता है कि भाई आपको एलसीएम निकालना आता है, आपको फैक्टर्स बनाने आते हैं, फैक्टराइजेशन करनी आती है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करनी आती है। और अगर आपको उस वक्त वो चीजें नहीं आती, तो आप यकीन करें कि शायद बहुत थोड़े ही टीचर ऐसे हैं कि जो आपको उस लेवल पर जाकर वो चीजें सिखाते हैं, वरना अक्सर टीचर उस लेवल पे जाके वो चीजें नहीं सिखाते, और बनता भी नहीं है उनका वो सिखाना, क्योंकि उनके पास इतना टाइम ही नहीं है बेटा। इतना बड़ा कोर्स है, अगर आप ये चीजें, वो ये चीजें सिखाने बैठ जाएंगे तो 11-12 का कोर्स कब पढ़ाएंगे। तो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि 9 और 10 जो आपके फाउंडेशन के ईयर्स हैं, उसमें थोड़ा अपने ऊपर काम करें, थोड़ा सा आप अपने पोटेंशियल को समझें, और अपने इन ईयर्स की इंपॉर्टेंस को समझें। आपके पास एक ब्लैंक, आप ये समझें कि पेपर है जिस पे आपने अपना रिजल्ट लिखना है। अगर 9 की परसेंटेज कम है आप मैट्रिक में, तो अपनी एफर्ट्स पुट इन करें, और अपनी जो एवरेज परसेंटेज है उसको इंक्रीज करने की कोशिश करें। अगर आप किसी भी कोचिंग में, किसी भी ट्यूशन में, किसी से भी ग्रुप में पढ़ रहे हैं, किसी स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी कहीं भी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो अपनी एफर्ट्स को उस इदारे में पुट इन करें, और उस इदारे के, चाहे वो कैसा भी इदारा हो, छोटा इदारा हो, बड़ा इदारा हो, वहां पर जो भी टेस्ट हो रहे हैं, वहां पर जो भी पेपर्स हो रहे हैं, उन्हें लाजमी अटेम्प्ट करें। लाजमी अटेम्प्ट करें और अपने आप को असेस करें कि आप कहाँ खड़े हैं। ये जो आपको 11 क्लास के रिजल्ट के अंदर इतनी फ्लक्चुएशन नजर आ रही है ना, अगर आप, मैं मिसाल के तौर पे, अगर आप स्कूल्स में जाएं और उनके क्लास 10 का रिजल्ट देखें, तो आपको हजारों बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनके ए और A1 ग्रेड्स हैं। कराची में जितने स्कूल्स हैं, आप सर्वे करें तो आपको हर स्कूल में कोई ना कोई A और A1 ग्रेड वाला लाजमी मिल जाएगा। लेकिन मैं आपको बताऊं कि कराची में जितने बड़े बड़े कॉलेजेस हैं गवर्नमेंट के, बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस, आप यकीन करें कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनका कोई एक भी बच्चा पास नहीं होता। कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जिनके अंदर कोई A1 ग्रेड नहीं होता, कोई A ग्रेड नहीं होता। ऐसे भी कॉलेजेस कराची में एग्जिस्ट करते हैं। तो उसकी एक वजह है ना, उसकी वजह यह है कि क्लास 11 और 12 का कोर्स कंपैरेटिवली बहुत डिफरेंट है, और फिर असेसमेंट का तरीका भी बहुत डिफरेंट है 9 और 10 से। तो ये मेरी आपको एडवाइस है। ये रिजल्ट के स्टेटिस्टिक्स आपके सामने हैं, और कंपैरेटिवली आप ये देखें कि कंप्यूटर साइंस में पिछले कुछ सालों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटर हुए हैं, और अभी भी ओवरऑल जो पासिंग रेशियो है वो कंप्यूटर साइंस का बेहतर है।
इसका कतई तौर पर ये मकसद नहीं है कि अगर तुमने कंप्यूटर साइंस ली है और तुम उसमें मेहनत ना करो तो तुम भी पास हो जाओगे। आपको बराबर मेहनत करने की जरूरत है तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर, चाहे वो प्री इंजीनियरिंग हो, प्री मेडिकल हो, या कोई भी सब्जेक्ट हो। ठीक है। सो दिस इज बेसिकली, यू कैन से, पासिंग रेशो या फेलियर रेशो, जिसका यहाँ पर एक यूं कहो कि एनालिसिस प्लॉट हुआ हुआ है। तो इसको देख के तुम्हें अंदाजा हो रहा होगा कि 90% तो खैर, अगर आप पासिंग रेशो की बात करो तो परसेंटेज वाइज यहाँ पे ये चीज़ प्लॉट हुई भी, आपको अंदाजा हो रहा होगा कि किस पर्टिकुलर ग्रुप में पासिंग रेशो किस तरह से रहा। तो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो बेटा। अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो मेरा नंबर यहाँ दिया है, आप मुझसे बात कर सकते हो या अपना मैसेज ड्रॉप कर सकते हो, मैं अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आपको जवाब दे दूंगा। या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके अपनी क्वेरी को पूछ सकते हो। I will always be there to guide you, and I will guide you through videos on this channel. So I would like कि आप अपना बेस्ट पुट करो, और रेस्ट जो भी है वो अल्लाह ताला पे छोड़ दो। सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो।